ओजस भारद्वाज एक नौजवान एक सिगरेट को जलाता है अपने भाई द्वारा दिए एक नए हीरे से जड़े हुए लाइटर से। उसके पिता ने उसे आज एक नई महंगी कार भी गिफ्ट की थी क्योंकि आज उसका बर्थडे था। ओजस अपने दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था और कहता है कि वो वापस आएगा तो सब मिलकर एक बड़ी शानदार पार्टी करेंगे। हाँ बिल्कुल, उसका दोस्त कहता है। क्या तुम जीविका को भी साथ लाओगे? वो पूछता है। नहीं रे, सिर्फ आज रात की बात है। मैं उसे फिर छोड़ दूंगा। और दोनों हंसते हैं और फ़ोन रख देते हैं। ओजस अपनी घड़ी देखता है और 7:30 बजे थे। वो करीब 1 घंटे से वहाँ पर खड़ा था, राह देख रहा था जीविका की। जीविका एक बेहद खूबसूरत लड़की थी जिसके साथ पिछले 2 दिन से ओजस घूम रहा था, डेट पर जा रहा था। वैसे ओजस जैसे बिगड़े हुए रईसजादे के लिए 2 दिन किसी लड़की के साथ रहना ही अपने आप में बड़ी बात थी। ओजस पे कई सारी लड़कियां लट्टू थी, उसके अच्छे लुक्स की वजह से नहीं बल्कि उसके पैसों की वजह से। ओजस की ज़िंदगी आरामदायक थी। बाप के पास बहुत सारी दौलत थी और उसका बड़ा भाई भी उसे बहुत लाड करता था। ओजस कई सारी लड़कियों के साथ रिलेशन में रहा, कईयों के साथ डेट्स पर गया था, लेकिन जीविका उनकी तरह नहीं थी। जीविका को कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर मिला और 2 दिन पहले उसके कॉलेज में मिलकर दोनों डेट कर रहे थे और आज रात दोनों एक ट्रिप के लिए जयपुर जा रहे थे। ओजस के पिता विदेश गए हुए थे, उसकी माँ पार्टी वगैरह में बिजी थी और ओजस ने अपने जाने के बारे में सिर्फ अपने बड़े भाई को बताया था। ओजस जीविका को पिकअप करने वाला था और उसीलिए वो 1 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर में जीविका वहाँ पर आती है और कहती है आज एक्स्ट्रा क्लास थी तो देर हो गई। जीविका ऐसी लड़की थी जिस पर पूरे कॉलेज के लड़कों की नज़र थी और ओजस का उससे मिलना और इतनी जल्दी डेट पर जाना और फिर ये ट्रिप उसके लिए थोड़ा अजीब था, लेकिन उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। ओजस को सिर्फ अपना मतलब पूरा करना था और फिर दिल्ली वापस आकर वो उसे वैसे भी छोड़ देने वाला था। ये लोग चल पड़ते हैं और गुड़गांव क्रॉस कर लेते हैं। कितना समय लगेगा हमें पहुंचने में? जीविका पूछती है। करीब 4 घंटे लगने चाहिए। एक्सप्रेसवे पर पहुंचेंगे तो 1 बजे तक करीब हम जयपुर पहुंच जाएंगे। यहाँ कुछ समय पहले अच्छी बारिश हुई थी और हाल भी थोड़े बहुत हल्की हल्की बारिश चल रही थी। जीविका खिड़की खोलती है और कहती है कितना सुहाना मौसम है, धीमी धीमी बारिश है। तुम समझते हो हमें ऐसे मौसम में क्या करना चाहिए? जीविका पूछती है। क्या हमें किस करना चाहिए? ओजस हंसते हुए कहता है। नहीं रे, एक डरावनी भूतिया कहानी सुननी चाहिए, जीविका कहती है। अरे भूत जैसा कुछ भी नहीं होता, ओजस उसे कहता है। तुमने अभी तक देखा नहीं है इसलिए शायद ऐसा बोल रहे हो। क्या तुमने भूत को देखा है कभी? ओजस पूछता है। नहीं देखा तो नहीं, लेकिन मैंने एक कहानी सुनी है, एक सच्ची कहानी। तुम सुनना चाहोगे? हाँ बिल्कुल सुनाओ, ओजस कहता है। मैं जिस हादसे की बात करने वाली हूँ वो यहाँ इसी रास्ते पर हुआ था कुछ सालों पहले। मैं इस बात से डरने वाला नहीं हूँ, कहते हुए ओजस हंसने लगता है। अभी नहीं डर रहे, लेकिन कहानी के खत्म होते होते ज़रूर डरोगे, ये कहते हुए जीविका कार की खिड़की बंद कर देती है। मतलब तुम कहना चाहती हो कि कहानी इसी रास्ते की है, मतलब इस पानगढ़ वाले रास्ते की? नहीं, इस रास्ते की नहीं, पर जो थोड़ा आगे रास्ता है उसकी बात कर रही हो। पर क्या तुमने कभी नहीं सुना शादी का जोड़ा पहने हुए दुल्हन के भूत के बारे में? नहीं, ओजस कहता है और एक बियर के कैन को लेकर पीने लगता है। कुछ लोग उसे देखते हैं और कुछ नहीं देखते, लेकिन जो भी व्यक्ति इस रोड के एक खास हिस्से से गुजरता है रात के ठीक 11:40 पर, तब उनका सामना जरूर होता है उससे। क्या जीविका, तुम कुछ भी ख्याली कहानी सुनाने लगी हो? ओजस कहता है। क्या तुम नहीं चाहते कि हमारा सफ़र बोरिंग ना हो? कहानी अच्छी रहेगी, जीविका कहती है। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। जब रात को 11:40 होंगे और कार की रफ्तार धीमी पड़ने लगेगी और आखिरकार कार थम जाएगी और तुम चाहे कितनी भी कोशिश करो इसे स्टार्ट करने की, ये नहीं होगी जब तक तुम्हारा उससे सामना नहीं होगा या उसके पायल की आवाज़ तुम नहीं सुनते। और उस समय शायद वो सड़क के एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही होगी। वैसे ये कहानी तुमने कहाँ सुनी थी? वो जस जीविका से पूछता है।
मेरी एक दोस्त ने कल ही ये कहानी सुनाई थी। वैसे कई सारे लोग इस बारे में जानते थे। क्या तुम भी उसके बारे में जानना चाहते हो? हाँ बिल्कुल, सुनाओ, ओजस कहता है। मुझे उसका नाम तो नहीं पता, तो हम उसे वो कहकर बुलाएंगे पूरी कहानी में, जीविका कहती है। उसकी शादी का दिन था और वो जिसे पसंद करती थी उसी से शादी कर रही थी, अपने प्यार से। कुछ महीनों के रिलेशन और डेटिंग के बाद दोनों अब शादी कर रहे थे। वो एक छोटे शहर की लड़की थी और लड़का जयपुर से था। वो दिल्ली आई थी पढ़ने के लिए और वो काफ़ी खूबसूरत थी और लड़के उसके पीछे लट्टू थे कॉलेज में। लेकिन उसके माता पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक लड़का पसंद कर रखा था, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अरे तुम तो भूत की कहानी सुनाने वाली थी ना, लेकिन ये तो लव स्टोरी लग रही है, ओजस कहता है। काश ये लव स्टोरी होती, ओजस। जीविका ओजस को कार थोड़ी धीरे चलाने को कहती है। एक छोटी सी शादी की रस्म के बाद, जिसमें कुछ गिने चुने दोस्त ही मौजूद थे, वो और उसका हस्बैंड चल देते हैं जयपुर लड़के के पेरेंट्स से मिलने के लिए। लड़के ने कहा था कि उसके पेरेंट्स पुराने ख्यालों के हैं और शायद उनकी शादी को ना माने। वो अपने कॉलेज में काफ़ी जानी मानी थी। जैसे मैंने बताया, वो काफ़ी खूबसूरत थी और कई लड़के उस पर मरते थे। और उनमें एक बिगड़ैल अमीर लड़का था जो उसे पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसे भाव नहीं देती थी। कई महीनों तक उस लड़के ने प्रयत्न किए, जिसके चलते उसने उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी की थी। समय काफ़ी परेशानी भरा था उसके लिए दिल्ली में, लेकिन अब वो शांति चाहती थी, सेटल होना चाहती थी और उसे उसका मनचाहा लड़का मिल जाता है जिससे वो शादी करती है। दोनों जब जयपुर जा रहे थे, उसने अपनी शादी का जोड़ा पहना हुआ था, ये सोचकर कि शायद लड़की के पेरेंट्स उसे इन कपड़ों में देखकर शायद खुश हो जाएंगे और उसे अपना ले। वैसे हाईवे पर हुआ क्या था, वो जस पूछता है। एक्सीडेंट शायद, जैसा उसके पेरेंट्स को बताया गया था। और बाकी लोग जो उसके साथ थे उनको थोड़ी बहुत चोट लगी थी, ज़्यादा गंभीर चोटें नहीं थी। बाकी लोगों से तुम्हारा क्या मतलब? मुझे लगा सिर्फ वो और उसका हस्बैंड ही जा रहे थे, वो जस पूछता है। हाँ वैसे दोनों अकेले ही जा रहे थे, लेकिन उन्हें आगे हाईवे पर किसी और ने भी ज्वाइन किया था। कौन? वो जस पूछता है। उसके हस्बैंड का बेस्ट फ्रेंड, और ये वही बिगड़ैल था जो काफ़ी समय से उसे परेशान कर रहा था, उसके पीछे पड़ा था। ये कोई लव स्टोरी नहीं थी ओजस, ये एक चाल था। ओजस ने जीविका की बात पर ध्यान नहीं दिया था जब उसने कहा था उसे गाड़ी धीमे चलाने को, और वो अब भी काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। और इस कहानी को सुन ओजस को काफ़ी अजीब लग रहा था, काफ़ी बुरा लग रहा था उस लड़की के लिए। हो सकता है जीविका ने जिस अंदाज में ये कहानी सुनाई उस वजह से शायद उसे ऐसा लग रहा होगा। ओजस के मन में एक सवाल आता है और वो उसे जीविका से पूछने चाह ही रहा था कि कार अपने आप धीमे होने लगती है। कार की गति 140 से घटकर 100 हुई, फिर 60 हुई, और चाहे ओजस कितना भी एक्सेलरेटर को दबाए वो धीमी होती जा रही थी, और आखिर कार थम जाती है। ये सब क्या हो रहा था? क्या जीविका की कही बात सच हो रही थी? नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता, ओजस घबराया हुआ सा कहता है। ओजस अपनी जीभ को काटता है चेक करने के लिए कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रहा, पर नहीं, ये सपना नहीं था, ये सच था। घबराया हुआ ओजस खुद को हौसला देने के लिए जीविका की तरफ देखता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। रात के 11:35 हुए थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी और धीमी धीमी बारिश हो रही थी। ओजस भूतों में विश्वास नहीं करता था, लेकिन ये कोई सपना नहीं था, ये वो समझ चुका था। आसपास कोई इंसान भी नहीं था, कार भी स्टार्ट नहीं हो रही थी, और उसका दिमाग ये समझ नहीं पा रहा था कि जीविका आखिर थी कौन। उसके दिमाग में वो सारे दृश्य नजर आते हैं कि कैसे वो कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर जीविका से मिला और फिर दोनों 2 दिन पहले उनकी असल ज़िंदगी में मुलाकात हुई और डेट पर जाने लगे। ओजस अपना फ़ोन निकालता है और जीविका को कॉल करता है, लेकिन नंबर मौजूद नहीं था। क्या उसका दिमाग उसके साथ कोई खेल खेल रहा था? क्या वो सच में जीविका से कभी नहीं मिला था? कहीं वो उसके दिमाग की उपज तो नहीं थी? पर ऐसा नहीं हो सकता था, वो सोचता है, खुद को कहता है, क्योंकि अगर वो उसके मन की उपज थी तो उसके फ़ोन में उसका नंबर कैसे सेव था? ओजस के पास समय नहीं था इन सब सवालों पर विचार करने का।
उसे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना था, पर वो क्या कर सकता था। इस घने अंधेरे में उसकी कार की हेडलाइट्स ही उसका एक इकलौता सहारा था, उसका हौसला था। क्या उसे भागना चाहिए अपनी जान बचाने के लिए? शायद आसपास कोई बसेरा हो, कोई ढाबा उसे मिल जाए जहाँ पर जाकर वो खुद को बचा सके। उसके दिमाग में ये ख्याल चल ही रहा था कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है अपने बगल से, सब ठीक ठीक ठीक। ये आवाज़ जीविका की थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कुराहट थी। ओजस उसकी तरफ नहीं देखता, लेकिन डर के मारे ओजस का शरीर जम गया था। ओजस अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाता है। वो अब रोड पर खड़ा था और वो भागे उससे पहले उसे पायल की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ सड़क के किनारे से आ रही थी। वो आवाज़ धीरे धीरे किनारे से सड़क के बीच में आ चुकी थी, जैसे वहाँ पर कोई चल रहा हो। ओजस अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, जैसे वो किसी के वश में हो। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। वो बिल्कुल बेबस था, बिल्कुल लाचार था। जीविका अपनी जगह पर बैठी थी। ओजस को देखकर हंस रही थी। जो हो रहा था उसे देखकर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। पायल की आवाज़ बीच सड़क में आकर रुक गई थी, पर कहानी के अनुसार तो पायल की आवाज़ एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए सुनाई देनी चाहिए। ओजस इतना डरा हुआ था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था कुछ। वो बोलने की कोशिश करता है, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। कहानी जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक तुम कैसे जा सकते हो ओजस? जीविका कहती है। ओजस उसकी तरफ नहीं देख पा रहा था, सिर्फ उसे सुन सकता था। उसे शादी के जाल में फंसाया गया था। वो बिगड़ा हुआ लड़का उसे किसी भी हालत में पाना चाहता था। जब उसे वो नहीं मिली तो उसने एक खेल खेला। उसका दोस्त उसका प्यादा था और वो उसकी शिकार। उन दोनों लड़कों द्वारा उस पर दुष्कर्म किया गया। यहीं पर इस सड़क के किनारे वो मदद के लिए चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर पाए। और वो खुद भी ये बात जानती थी। वो तब भी चीखती रही, गिड़गिड़ाती रही उनसे खुद को छोड़ने के लिए, जाने देने के लिए। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, खुद को घसीटती रही ओजस। और यहाँ सड़क के बीच में वो पहुँच गई। वो दोनों कटिया लोग आए और उसके सर को एक बड़े से पत्थर से कुचल दिया। पर मैं क्यों? ओजस रोते हुए उससे पूछता है। जिसकी ये कहानी है वो मैं ही हूँ ओजस। तुम जैसे बिगड़े हुए, पैसों के घमंड में अंधे लोगों को सज़ा मिलनी ही चाहिए। जीविका ये कहकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह ओजस की लाश सड़क पर मिलती है। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। उसके चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। वहाँ से गुजरने वाले व्यक्ति ने उसे देखा था और पुलिस को इन्फॉर्म किया था। करीब 1 किलोमीटर दूर एक ढाबा था और वहाँ काम करने वाले लोग भी वहाँ पहुँच गए थे। पुलिस ऑफिसर को ओजस की जानकारी उसके ड्राइविंग लाइसेंस से मिल गई थी। कार में पड़े ओजस के फ़ोन से ऑफिसर उसमें डायल किए हुए आखिरी नंबर पर कॉल करता है। क्या आप जीविका बोल रही है? ऑफिसर पूछता है। हाँ, सामने से एक लड़की जवाब देती है। क्या आप ओजस रंधावा को जानती है? उनकी लाश मिली है हमें और उन्होंने आखिरी कॉल रात 11:37 को आपको ही किया था। मैं उससे सिर्फ एक आध बार ही मिली हूँ, बस उतना ही है। और ये कहकर वो लड़की फ़ोन रख देती है। ओजस की बॉडी को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है और उसके फैमिली को इन्फॉर्म किया जाता है। पास में खड़ा एक लोकल कहता है, साहब क्या आप यहाँ पर नए आए हो? हाँ, हाल ही में मेरा ट्रांसफ़र यहाँ पर हुआ है, ऑफिसर कहता है। पर तुम ये क्यों पूछ रहे हो? ये यहाँ पर हर अमावस की रात को होता है। उस दुल्हन का भूत ये सब कुछ करता है। ये बात सुनकर वो पुलिस ऑफिसर उस आदमी पर गुस्सा करता हुआ कहता है कि तुम किस दुनिया में रह रहे हो? तुम ये कैसी तकियानुसी बातों में विश्वास रखते हो? भूत जैसा कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी रात कैसी रही जीविका? एक लड़की कमरे में आकर पूछती है। मेरी रात तो काफ़ी अच्छी रही, जीविका जवाब देती है। और लड़का कैसा था? उसकी दोस्त पूछती है। जाने दो, वो कुछ खास नहीं था। यह कहते हुए जीविका अपनी दोस्त को एक लड़के की प्रोफाइल दिखाती है, एक अमीर लड़के की, और कहती है चलो पता कर दे कि ये बिगड़ेल है या नहीं। ये कहते हुए वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है। वैसे
तुम डेट पर जाती हो तो करती क्या हो, उसकी दोस्त उससे पूछती है। मैं उन्हें मार देती हूँ, ये कहते हुए वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जीविका कॉलेज के उसी कमरे में रहती थी जहाँ कभी वो रहा करती थी, और वो अब जीविका के कमरे में ही नहीं बल्कि जीविका के अंदर रह रही थी। वो अपना अस्तित्व सभी को महसूस करवाना चाहती थी। बिगड़े हुए धोखेबाज रईसजादों को सबक सिखाना चाहती थी, ताकि उसकी तरह कोई और मासूम लड़की के साथ कुछ भी ऐसा ना हो जो उसके साथ हुआ। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में व्यूज़ ज़रूर बताइए। अगर आप ऐसी ही रोचक और डरावनी कहानियाँ सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर एक बार आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।